गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है उसमें अपनी तीसरी विधि आती है और वो तीसरी विधि है प्रतीप संकरण। दो विधियां इससे पहले हमने पढ़ ली थी और बेटा तीसरी विधि है प्रतीप संकरण। देख बेटा, प्रतीप संकरण में क्या किया जाता है कि इसमें F1 पीढ़ी या उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं, F1 पीढ़ी या उसके बाद की जो पीढ़ियां होती हैं, उन पीढ़ियों का संबंधित F1 के एक जनक से F1 के एक जनक से प्रतीप संकरण करवाया जाता है। भाई इस विधि में क्या होता है कि F1 व F1 के बाद की जो पीढ़ियां होती हैं उनका संकरण जो है F1 के एक जनक के साथ करवाया जाता है। भाई F1 जनक के बाद जो F1 पीढ़ी बनेगी उस पीढ़ी का प्रतीप संकरण किसके साथ करवाया जाएगा? F1 के जनक के साथ करवाया जाता है। ठीक है बेटा। और प्रतीप संकरण में उपयोग लिए जाने वाला जो जनक है, भाई जो जनक लेंगे हम, वो जनक जो है आवर्ती जनक कहलाता है। वो जनक क्या कहलाएगा बेटा? आवर्ती जनक कहलाता है। जिस जनक का उपयोग हम संकरण में करेंगे वो जनक क्या कहलाएगा? आवर्ती जनक कहलाएगा। तथा दूसरा जनक जो है वो क्या कहलाएगा? अनावर्ती जनक कहलाता है। दूसरा जनक क्या कहलाएगा? अनावर्ती जनक, यानी जिसका हम उपयोग नहीं करेंगे वो अनावर्ती जनक है, और जिसका उपयोग करेंगे हम संकरण के लिए वो क्या कहलाता है? आवर्ती जनक कहलाता है। ठीक है बेटा। तो प्रतीप संकरण में F1 तथा उसके बाद की पीढ़ियों का संबंधित जनक, यानी जिससे वो उत्पन्न हुए हैं, उसमें F1 के एक जनक के साथ प्रतीप संकरण करवाया जाएगा। और प्रतीप संकरण में जिस जनक का उपयोग किया जाएगा वो आवर्ती जनक, और दूसरा जो जनक है वो क्या कहलाएगा? अनावर्ती जनक। ठीक बेटा। अब लेते हैं प्रतीप संकरण की जो है उसकी प्रक्रिया। यहां से समझ में आएगा बेटा प्रतीप संकरण जो है उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे करवाया जाता है प्रतीप संकरण। अब देखिए बेटा, प्रतीप संकरण की प्रक्रिया में क्या है? सबसे पहले आता है अपना प्रथम वर्ष। पहला जो वर्ष है उसमें हम दो जनक लेंगे। एक तो अनावर्ती, भाई दो जनक बताए थे, एक तो आता है अनावर्ती जनक, और अनावर्ती जनक जो है हमने मान लिया अनावर्ती जनक क्या है? बी। दूसरा है आवर्ती जनक, और आवर्ती जनक हमने मान लिया क्या है? ए है। भैया हमने मान लिया अनावर्ती जनक बी है और आवर्ती जनक क्या है? ए। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें जो अनावर्ती है वो होता है कैपिटल आर, और जो पुनरावर्ती है, नहीं अनावर्ती हो गया, दूसरा आवर्ती कौन सा है बेटा? स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये आवर्ती जनक है। अनावर्ती जनक कैपिटल आर स्मॉल आर, नहीं कैपिटल आर, और आवर्ती जो जनक हैं वो है स्मॉल आर। ठीक है। अब इन दोनों के बीच संकरण करवाते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर के जो पौधे हैं उनके बीच में संकरण करवाते हैं। अब देखिए बेटा ये कौन कौन से जनक हैं? जनक ए जो है ये कीटग्राही होता है। जनक ए क्या होता है बेटा? कीटग्राही। कीटग्राही का मतलब कीट रोग जो होता है उसको ग्रहण कर लेता है।
और जनक बी जो हमने लिया है ये होता है कीटरोधी। देखिए बेटा, कीट एक रोग है, ठीक है। तो जनक ए जो है वो कीटग्राही है और जनक बी जो है वो क्या है, कीटरोधी है। फिर हम दोनों जनकों के मध्य क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। दोनों जनकों के मध्य क्या करवाएंगे बेटा, संकरण करवाएंगे। तो हमने अनावर्ती जनक ले लिया बी, आवर्ती जनक ले लिया ए। ए क्या था, कीटग्राही, बी क्या था, कीटरोधी। दोनों के बीच में हमने संकरण करवाया। अब देखो बेटा, दोनों के बीच आप संकरण करवाते हो तो कौन सी पीढ़ी बनेगी, बताइए बेटा, क्या क्या जीन पर रूप बनेगा। देखिए यहां से कैपिटल आर और यहां से क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। तो आपकी पहली पीढ़ी यही हुई भाई, इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, वही बनता है। तो F1 पीढ़ी अपनी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो अब लेते हैं दूसरा वर्ष, द्वितीय वर्ष में अपनी कौन सी पीढ़ी तैयार हो जाएगी बेटा, F1 पीढ़ी तैयार हो जाएगी द्वितीय वर्ष में। और F1 पीढ़ी कौन सी होगी बेटा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है बेटा। अब अपनी क्या थी कि F1 पीढ़ी, भाई F1 पीढ़ी या उसके बाद, ठीक है। तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो F1 पीढ़ी का हम संकरण किससे करवाएंगे, F1 के एक जनक से। भाई F1 ये है, इसके जनक कौन है, ये है। अब इसके एक जनक से करवाएंगे और जो जनक भाग लेता है संकरण में वो क्या कहलाएगा, आवर्ती जनक। और आवर्ती जनक कौन सा है, ए, और एक का मतलब स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो अब इसका संकरण हम किससे करवाएंगे, स्मॉल आर से और स्मॉल आर से। यानी ये कौन सा जनक है, जनक ए होता है। तो जो F1 पीढ़ी हमें मिली, ये F1 पीढ़ी मिली, इसका जो संकरण है वो जनक एक के साथ करवाया जाता है दोबारा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, F1 पीढ़ी जो है इसका जनक एक के साथ प्रतीप संकरण करवाया जाता है। जनक एक के साथ प्रतीप संकरण करवाया जाता है। प्रतीप का मतलब होता है बेटा उल्टा, रिवर्स बोलते हैं जिसको। भाई हमने संतति का संकरण किससे करवाया, जनक से, तो उल्टा हो गया ये, तो इसे प्रतीप संकरण कहते हैं। तो F1 पीढ़ी जो हमें मिली, F1 पीढ़ी क्या होगी अपनी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका संकरण हम किससे करवाएंगे, आवर्ती जनक ए, और एक का मतलब स्मॉल आर, ठीक है बेटा। अब आ जाओ तृतीय वर्ष पर। उसके बाद आता है तृतीय वर्ष। देख बेटा, तृतीय वर्ष, और तृतीय वर्ष जो है उसमें जो पीढ़ी बनेगी वो बनेगी अपनी BC1। भाई जनक के साथ करवा रहे हैं तो उसको हमने नाम दे दिया BC1। अब बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर पीढ़ी कौन सी बनेगी वो देखना है। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी वापस पीढ़ी अपनी क्या बन गई, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर का स्मॉल आर से करवाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर बनेगा। फिर कैपिटल आर का इस स्मॉल आर से करवाओगे तब भी क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसका जनक वापस फिर हम वही जनक ए, और जनक ए का मतलब स्मॉल आर, और ये क्या हो गया आपका, जनक ए से पुनः इसका प्रतीप संकरण करवाएंगे। तो जनक ए जो है इसका संकरण करवाया जाता है, ठीक बेटा। और जनक ए से जब संकरण करवाने के बाद इनका किट परीक्षण किया जाता है। क्या करते हैं, किट परीक्षण,
यानी कीट रोग जो है इसका परीक्षण किया जाता है। और उसके बाद जो कीट रोधी पौधे हैं, कीट रोधी पौधों का जनक ऐसे संकरण करवाते हैं। भाई हम दोनों, ये दोनों के बीच में क्या करवाया, संकरण करवाया। संकरण में फिर इनका कीट परीक्षण किया। कीट परीक्षण से जो रोधी पौधे प्राप्त हुए, कीट रोधी जो पौधे प्राप्त हुए, उनका संकरण वापस किससे करवा दिया, जनक ए से करवा दिया। भाई इन दोनों के बीच में संकरण करवाया, पौधे बने। पौधे बनने के बाद उन पौधों में कीट रोधी पौधों का चयन किया गया और फिर जनक एक के साथ उसका क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। ठीक है बेटा। अब अगला आता है, तृतीय वर्ष हो गया। उसके बाद अगला लेते हैं चतुर्थ वर्ष। चतुर्थ वर्ष, और चतुर्थ वर्ष में जो पीढ़ी बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा, C2। कीट रोधी जो किस्म जो है वो क्या बनेगी, C2। पहले क्या बनी थी, BC1, और यहां पर क्या बनती है बेटा, C2 बनती है। अब C2 में देखिए क्या होगा भाई, अब इसका इससे करवाओ, इसका इससे करवाओ, वही क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, वही आएगा। और फिर इसका जनक ए से संकरण करवाएंगे। जनक ए कौन सा है, वापस कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये क्या हो गया, जनक ए। अब बेटा यहाँ समझने की एक बात ये है, पहली बात तो जो भी पीढ़ियाँ बनेंगी उसका संकरण किससे करवाएंगे हम, सभी से, आगे जितनी भी पीढ़ियाँ बनेंगी जनक ए से ही उनका संकरण करवाएंगे। और जो यहाँ पीढ़ी बन रही है वो हमेशा यही पीढ़ी बनेगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर ही पीढ़ी बनेगी। तो चतुर्थ वर्ष में C2 यानी कैपिटल आर स्मॉल आर का जनक ए से क्या करवाया हमने, संकरण। ठीक है। और इसमें जो तीसरा वर्ष है, तीसरे वर्ष की जो क्रियाएं हैं, तीसरे वर्ष में जो हमने क्रियाएं की थी उनको दोहराया जाता है, उनको दोहराया जाता है। तीसरे वर्ष में क्या किया था हमने भाई, कीट परीक्षण किया था, कीट रोधी किस्म का चयन किया था और उसके बाद जनक ए से उसका संकरण करवाया था। तो चतुर्थ वर्ष में भी क्या किया जाएगा, तीसरे वर्ष की जो क्रियाएं हैं उनको दोहराया जाता है। ठीक बेटा। तो ये हो गया अपने पास चतुर्थ वर्ष। ठीक है बेटा। प्रथम वर्ष में जनक बने थे, द्वितीय वर्ष में F1 पीढ़ी, फिर उनका जनक ए से संकरण, तृतीय वर्ष में BC1 बनी थी, उसका जनक ए से संकरण, चतुर्थ वर्ष में जो पीढ़ी बनी थी C2 उसका जनक ए से संकरण, और वही तीसरे वर्ष की क्रियाओं को दोहराया जाता है। ठीक बेटा। कितने वर्ष हो गए बेटा, 4 वर्ष हो गए। अब लेते हैं 5वां वर्ष। अगला जो आता है अपना 5वां वर्ष, तो अगला है 5वां वर्ष। 5वां वर्ष, अगला कौन सा आ गया बेटा, 5वां वर्ष। और 5 वर्ष में बनेगा BC3 पीढ़ी जो है ये बनेगी, BC3 पीढ़ी जो है इसका निर्माण होगा। अब देखिए बेटा इसमें जनक, भाई सबसे पहले जो संतति बनेगी, देखिए सब में मैंने यही बताया था, कैपिटल आर और क्या बनेगी, स्मॉल आर बनेगी। और इसका संकरण फिर हम किससे करवाएंगे, जनक ए से। जनक ए का मतलब स्मॉल आर और स्मॉल आर से उसका क्या करवाएंगे, पीढ़ी हमेशा क्या बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसका संकरण किससे करवाओगे, जनक ए से। जनक ए का मतलब स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है बेटा। और इस वर्ष भी क्या किया जाएगा, तीसरे वर्ष, तीसरा जो वर्ष है उसकी जो क्रियाएं हैं उनको दोहराया जाता है। तीसरे वर्ष की क्रियाओं को दोहराया जाएगा, बिल्कुल सेम। तीसरे वर्ष की क्रियाओं का मतलब क्या हुआ भाई, कीट परीक्षण किया,
कीटरोधी किस्म जो है उनका चयन किया और उनका संकरण किससे करवाया, जनक ए से उसका संकरण करवा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है ये पिछले की तरह। ये 5वां वर्ष हो गया। उसके बाद लेते हैं छठा वर्ष। छठा वर्ष जो होता है इसमें पीढ़ी बनेगी BC4। पीढ़ी कौन सी बनेगी, BC4 पीढ़ी जो है ये बनेगी। अब इसमें देखिए बेटा, पीढ़ी और जनक के बीच में देखिए पीढ़ी कौन सी बनेगी अपनी, वही कैपिटल R स्मॉल r। संकरण किससे करवाओगे, जनक ए से, और जनक ए का मतलब स्मॉल r। ये हो गया जनक ए। ठीक है बेटा। अब छठे वर्ष में भी क्या किया जाएगा, तीसरे वर्ष की जो क्रियाएं हैं उनको दोहराया जाएगा। यानी चौथे, पांचवें और छठे वर्ष में तीसरे वर्ष की जो क्रियाएं हैं उनको दोहराया जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया छठा वर्ष। उसके बाद लेते हैं सातवां वर्ष। सातवां वर्ष देख बेटा, सातवां जो वर्ष है इसमें जो पीढ़ी बनेगी वो बनेगी BC5। क्या बनेगी बेटा, BC5 जो है ये बनती है। ठीक है बेटा। अब देखो BC5 में कैसे क्या होगा, अपनी पीढ़ी तो क्या कौन सी रहेगी, वही कैपिटल R और स्मॉल r। कैपिटल R और क्या बनेगी, इसका जो संकरण करवाओगे तो क्या बनेगी, कैपिटल R और स्मॉल r। इसका संकरण हुआ था जब भी कैपिटल R और स्मॉल r बना था। ठीक है, तो पीढ़ी कौन सी बन गई सातवें वर्ष में, कैपिटल R स्मॉल r। अब इसका संकरण फिर करवाते हैं जनक ए से। जनक ए का मतलब स्मॉल r, जनक ए। ठीक है, और सातवां जो वर्ष है उसमें भी क्या किया जाएगा, वही तीसरे वर्ष की जो क्रियाएं हैं उनको दोहराया जाता है। तीसरे वर्ष की क्रियाओं को दोहराया जाएगा सातवें वर्ष में। अब कहने का मेरा मतलब ये होगा बेटा, चौथा वर्ष, पांचवां वर्ष, छठा वर्ष और सातवां वर्ष बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें लिखना है तीसरे वर्ष की क्रियाओं को दोहराया जाता है। ठीक बेटा। अब लेते हैं आठवां वर्ष। आठवां वर्ष, और आठवां वर्ष जो है इसमें जो पीढ़ी बनेगी BC6 पीढ़ी जो है उसका निर्माण होगा। क्रम से पीढ़ी बनती जाएगी BC6। ठीक है बेटा। और इसमें जो अपनी पीढ़ी है वो क्या होगी, कैपिटल R और स्मॉल r। अब यहाँ पर संकरण नहीं करवाएंगे जनक ए से, यहाँ पर संकरण नहीं होगा भाई। यहाँ तो जैसे क्रॉस किया आपने तो क्या बन गया, कैपिटल R और स्मॉल r बन गया। अब ये जो पीढ़ी बनी है अब इसका संकरण नहीं करवाया जाएगा जनक से। अब ये जो पीढ़ी बनी है इसमें किट परीक्षण किया जाएगा। इनका किट रोग जो है उसका परीक्षण किया जाएगा। किट रोग का परीक्षण करेंगे और जो किट रोधी पादप हैं, किट रोधी जो पादप हैं उनमें स्व परागण करवाया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्व परागण। भाई आठवें वर्ष में जो पीढ़ी प्राप्त हुई है, भाई पीढ़ी हमेशा यही प्राप्त होगी, तो ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है इसके पौधे जो हैं इनमें किट परीक्षण किया जाएगा और रोधी पौधों के बीच क्या करवाएंगे, स्व परागण करवाते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, पर परागण स्व परागण। तो इनमें क्या किया जाएगा, स्व परागण करवाया जाता है। ठीक बेटा, ये हो गया आठवां वर्ष। उसके बाद अगला आता है नौवां वर्ष। नौवां वर्ष, देख बेटा नौवां वर्ष जो है,
उसमें पीढ़ी कौन सी बनेगी, BC6F2। यहां पर क्या हो गई, F2, F1 पहले थी, अब क्या आ गई, F2, क्योंकि हम उसके बीच में सिर्फ स्वपरागण करवा रहे हैं, तो क्या बन गई, F2 बनती है यहां पर। और F2 जो पीढ़ी बन रही है यहां पर, उसको इस तरह उगाया जाता है, याद करो ये किसका चिन्ह है, इस तरह उनकी जो पीढ़ी है उनको उगाया जाएगा। और इस तरह का मतलब क्या है कि जो बीज प्राप्त हुए थे हमने 8वीं पीढ़ी से, उनको एकल पादप संतति में उगाया जाता है। किस में उगाया जाता है, एकल पादप संतति में। ये किसका है, एकल पादप संतति जो है उसमें इसको उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि जो रोधी पादप हैं, भाई रोधी पादप जो प्राप्त हुए, कीट रोधी, रोधी का मतलब क्या, कीट रोधी जो पादप प्राप्त हुए हैं, उनके बीच फिर हम क्या करेंगे, स्व परागण की क्रिया करते हैं। उनके बीच क्या करेंगे बेटा, स्व परागण की जो क्रिया है वो करते हैं। किन के लिए, जो कीट रोधी पौधे प्राप्त हुए। भाई पहले तो एकल पादप संतति में उगाया, फिर उनमें जो कीट रोधी पादप प्राप्त हुए उनके बीच में क्या करवा दिया, स्व परागण करवा दिया। ठीक बेटा, कितना वर्ष हो गए, 9वां वर्ष। अब अगला लेते हैं 10वां वर्ष। 10वां वर्ष, 10वां वर्ष, 10वें वर्ष में क्या होगा, पीढ़ी कौन सी होगी बेटा, BC6F3। अब यहां पर F2 है तो क्या जाएगी, F3, BC6F3 पीढ़ी जो है। और इन पीढ़ियों को भी वही F2 की तरह उगाया जाएगा, ये इस तरह उगाया जाएगा। यानी किस तरह उगाएंगे बेटा, एकल पादप संतति में उगाया जाता है इन्हें। इनको उगाया जाएगा एकल पादप संतति जो है उसमें इसको उगाया जाता है, एकल पादप संतति में। और उसके बाद जो रोधी पौधे हैं, कौन से बेटा, रोधी जो पौधे हैं उनके जो बीज हैं, रोधी पौधों के जो बीज हैं उन्हें अलग अलग पुंज में एकत्रित करते हैं। अलग अलग पुंज में क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। भाई B3 जो पीढ़ी थी अपनी, उसको एकल पादप संतति में उगाया, और उसके बाद जो रोधी बीज प्राप्त हुए उन रोधी बीजों को अलग अलग पुंज में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद ये पीढ़ी बन गई, और इसके बाद क्या बन गई, ये पीढ़ी बन गई। कौन सा वर्ष हो गया बेटा, 10वां वर्ष हो गया। ठीक बेटा, अब आगे देखिए, 10वें वर्ष के बाद अब लेते हैं 11वां वर्ष। 10वें के बाद आता है 11वां वर्ष। 11वां वर्ष ये हो गया अपना 11वां वर्ष। ठीक बेटा, अब 11वें वर्ष में जो है, जो पीढ़ी हमें प्राप्त होती है उसको इस तरह उगाया जाता है। ध्यान देना बेटा इसको, ये पहले भी पढ़ी है आपने। इस तरह उसको उगाया जाता है। इस तरह उसको उगाया हमने। ठीक बेटा, अब ये क्या है भाई बताओ, ये आपने पढ़ी हुई है। ये है प्रचलित रोधी किस्म, जो पिछले वर्ष में हमने रोधी किस्म का जो चयन किया था। रोधी जो किस्म है उसको मानक के रूप में लेकर, एक मानक जो है मॉडल के रूप में लेकर उसका उपज परीक्षण किया जाता है। ये जो
चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका है? उपज परीक्षण का चित्र है। तो जो रोधी किस्म है, जिसको हमने मानक किस्म के रूप में माना था, अब इसका उपज परीक्षण किया जाता है। क्या करेंगे? ये किसका चिन्ह है बेटा? उपज परीक्षण उनका किया जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अब लास्ट जो वर्ष आता है वो है 12वां वर्ष। 12वां वर्ष, देखिए बेटा 12वां जो वर्ष है उसमें हम पौधों को कैसे उगाते हैं, ये देखिए, ये पौधों को उगाने का तरीका है इसमें, और ये आपने पहले भी पढ़ा था। इस तरह पौधों को उगाया जाता है, और किस लिए उगाया जाता है कि इसमें जो संतति है या किस्म जो हमने बनाई है उसका गुणन करें और उसका क्या करें? वितरण करें। गुणन और वितरण आता है इस चरण में। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो मानक किस्म थी अपनी, जो पिछले चरण में मानक किस्म हमने माना था, ये मानक किस्म जो है जिसमें कीट रोधिता है, यानी वो कीट रोधी है, कीट रोधी है और अधिक उपज देने वाली है। भाई कीट रोधी भी है और क्या दे रही है? अधिक उपज देने वाली है। उनके जो बीज हैं, उनके बीजों का गुणन किया जाता है। उनके बीजों का क्या किया जाएगा? गुणन। गुणन का मतलब उनकी संख्या में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। और गुणन करने के बाद उनका क्या किया जाएगा? किसानों में उनका वितरण किया जाता है। किसानों में इनका क्या किया जाएगा? वितरण। तो 12वें वर्ष में जो मानक किस्म थी, यानी कीट रोधी जो किस्म है, जो अधिक उपज देने वाली है, उनके बीजों का गुणन किया जाएगा और क्या किया जाएगा? वितरण किया जाता है। ठीक बेटा। तो ये है प्रतीप संकरण। आपको ये याद रखना है बेटा, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, भाई अपने पास दो जनक थे, कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा जनक कौन था? स्मॉल आर स्मॉल आर। इसको जनक ए माना था हमने, इसको जनक बी माना था। ये आवृत्ति है, ये क्या है? अनावर्ती है। ठीक है बेटा। ये वाला जो है, अब इसका दोनों के बीच में संकरण करवाएंगे तो पीढ़ी हमेशा क्या बनेगी? कैपिटल आर स्मॉल आर। एक तो ये याद रखना है, पीढ़ी कौन सी बनेगी? कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसका जनक हमेशा, इसका जो संकरण है हमेशा किससे करवाएगा? जनक ए से करवाएंगे। जनक ए का मतलब क्या हो गया? स्मॉल आर और स्मॉल आर। बस ये बात याद रखनी है आपको, पीढ़ी कौन सी बनेगी? कैपिटल आर स्मॉल आर। और संकरण किससे करवाएंगे? जनक ए यानी स्मॉल आर से। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।